हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना। थोड़ा सा उत्तर तो आप देख ही लेंगे, ऑब्जेक्टिव में है, और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव में मैं बताऊंगा आपको, मतलब विस्तार में बताऊंगा। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जानकारी हासिल हो सके और आप वीडियो देख सकें। ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं उन 10 क्वेश्चंस की जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब प्री 2004 में आ चुका है, यूपी पीसीएस मेंस 2005-2011 में आ चुका है, और उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2010 में आ चुका है, यूपी पीसीएस प्री 2012-2014 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट आपके यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, यूपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो उत्तर प्रदेश का जो डीआईसी लेक्चर वगैरह जो कराने जा रहा है एग्ज़ाम एग्रीकल्चर का, उसमें भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको तैयार रहना है पूरी तरह से, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है आपको वीडियो के माध्यम से दिया है कि आप लोग जो है अगर ना तैयार किए हों तो ज़रूर से ज़रूर इनको तैयार कर लीजिए, इन क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीरी। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। आपको ये बताना है कि कहाँ पर अवस्थित है। तो मैंने लाल से जो है इसको कर दिया है आंसर को। ठीक है। लाल से लिखा हुआ है और सारे जो सही नहीं है उनको ब्लैक से लिखा हुआ है। तो रेड वाला जो है वो सही है आपका। तो इसका मतलब गा जो है आपका सही है इसमें, नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। अब नागपुर कहाँ पे है, तो इसका भी मैं आपको विस्तार में बता दूं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी से अगर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप जो है उसका उत्तर दे पाएँ। तो ध्यान से सुनिएगा। जो ये नीरी है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जो है आप लोग तैयार ज़रूर कर लेना। तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में है। ओके, अवस्थित है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र तो लिखा नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में, ओके, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की बात की जा रही है कि इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान
शिफेरी के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। समझ रहे हैं ना, क्या क्या? वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। समझ रहे हैं ना? तो इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। चेन्नई में है, दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, कोलकाता में भी है और मुंबई में तो है ही है। तो नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ओके, याद कर लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। कोई जरूरी नहीं कि जो पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको ये क्वेश्चन रख दिया गया। ये तो आ ही सकता है, 90% से 95% क्लियर है कि ये आ सकता है क्वेश्चन। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि नीरी मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नीरी। ओके, नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह का बनाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप मतलब पीछे मत हटिए। क्वेश्चन अगर ऐसे ही सेम पूछ लिया जाए तब तो आप नागपुर में लगा लेंगे। ओके, लेकिन अगर पूछ लिया गया जो भी मैंने बताया आपको कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नीरी, तो इसको आपको याद रखना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नीरी। नीरी का फुल फॉर्म क्या है? याद कर लीजिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? सॉरी, कब जो है 2 बार लिख गया है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो कब और कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया है? तो भैया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसकी बात अभी हम कर रहे थे नीरी, तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित किया गया था। 1958 की बात है, सन 1958 में नीरी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके, तो कब? 1958 नागपुर में। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। UNEP, ओके, तो UNEP का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। तो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, UNEP, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हिंदी में भी पूछा जा सकता है। बच्चे क्या करते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं जो स्टूडेंट, उनकी बात कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो UNEP का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। कहाँ पर अवस्थित है? नैरोबी में। उत्तर आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ग विकल्प आपका सही है। तो UNEP का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लीजिए आप। ठीक है,
जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। कब? सन 1972 में स्थापना की गई थी यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है। अब नैरोबी कहाँ पे? केन्या में। ओके, तो यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है, जो कि केन्या में अवस्थित है। ओके, अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। चलो आगे हम क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, राज्य पूछा गया है इसमें, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर इसका उत्तर दे पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है, पीसीएस में भी आ चुका है और यूपीएससी आईएएस के पेपर में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और ये जो है हम बता रहे हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में, लोक सेवा आयोग के पेपर में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर में ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2001 में और 2003 में। 2 साल का गैप किया था, हिस्से में पूछ लिया गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से क्वेश्चंस को दोहराया जा सकता है फिर से। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? तो वो है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है जिसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में ध्यान से सुन लीजिए कि पंजाब जो है वो मार्कफेड, याद कर लीजिए, पंजाब के मार्कफेड और इस्राइल के सयाग के बीच जो है 21 अप्रैल 2001 को समझौता हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 2001 की बात है, याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। 21 अप्रैल 2001 को क्या किया गया था? इनके बीच समझौता किया गया था। तो इसके तहत पंजाब में जो है ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गई। तो ये जो ग्रीन हाउस फार्मिंग है, इसको जो है सब्जियां उगाने के लिए ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंजाब राज्य है उसने हरित गृह कृषि मतलब ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है। तो कौन सा राज्य है वो? पंजाब राज्य है। तो चौथा क्वेश्चन हो गया था कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की? तो पंजाब राज्य। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, सभी जानते हैं। तो इसके बारे में आप जान लीजिए विस्तार से कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ये सभी जानते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, याद है? नहीं याद? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो सन 1973 में मनाया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये 1973 में क्यों मनाया गया था? क्योंकि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। समझ रहे हैं? सन 1972 में। कब? सन 1972 में।
तो सन 1972 में जब अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में, तो वहाँ पर सन 1972 में ही शिखर सम्मेलन में ही वैश्विक शिखर सम्मेलन में ही इसकी विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की बात हुई। तो 1972 में ही तय कर दिया गया था कि 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था। ठीक है, याद कर लीजिए कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस वो वर्ष 1973 में मनाया गया था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, याद करिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो कौन सी हरित गृह गैस नहीं है भैया? नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीसीएस के एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और राजस्थान के एग्ज़ाम में आ चुका है ये, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी वे में मत लेना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भाई, कुछ लोग तो वीडियो पूरी देखते ही नहीं है हमारी, तो जिसको सही लगता है वो देखता है, जिसको एग्ज़ाम निकालना है वही देखेगा, जिसको एग्ज़ाम नहीं निकालना वो नहीं देखेगा मेरी वीडियो, वही देखेगा जो एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो भाई भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया? भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप, आपको इसमें बताना है। इसमें आपको पहले 1 से 4 तक पढ़ना है, और भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप जो पॉइंट्स होते हैं सही इसमें से, उसको आपको टिक लगाना है। पहला क्या कहता है कि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, मतलब भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो निम्नांकित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको कूट में सही उत्तर बताना है, आपको का खा गा घा में कौन सा सही है। तो खा आपका सही है, 2, 3 और 4 सही हैं कि हिम नदी द्रवीभूत होने लगी, बात बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, ये भी सही है। चौथा कहता है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप। तो 2, 3 तथा 4 ये सही है। तो खा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जानते हो? कि वायुमंडल में ओजोन परत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग विकल्प इसमें सही है भाई। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। पृथ्वी पर
पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती वायुमंडल में ओजोन परत। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें आपका खा विकल्प सही है कि विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म, ओके। तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, ओके। तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, खा विकल्प आपका सही है 10वें में। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट हैं और दोहराए जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, और आपका सिलेबस भी आगे बढ़ाएंगे अब, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे फिनिश हो चुके हैं लॉ के। तो अब हम स्पीड में जो है सिलेबस बढ़ाएंगे और कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इतना आप तैयार कर लीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।